हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैंने आप लोगों के लिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, दूसरा इशू शेयर्स के अलावा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसके ऊपर मैं अभी तक आपके लिए 2 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको रिडम्पशन किस प्रकार से किया जाएगा, सीआरआर का निर्माण किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से कॉजी एरियर्स, पार्टली पेड शेयर्स और इक्वेशन मेथड का प्रयोग किया जाएगा। अभी इस टॉपिक में एक टॉपिक और रहता है जिसका नाम है बोनस शेयर। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट चलेंगे हमारे, और उसके बाद मैं 2 या 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा, जिसमें बोनस शेयर और रिडम्पशन दोनों का साथ साथ जिक्र होगा। बोनस शेयर वास्तव में क्या है? कई बार कंपनी के पास लार्जर फंड्स तो होते हैं, इनकम लेवल अच्छा है, लेकिन कैश की कमी होती है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नगद में नहीं दे पाती, या कई बार कंपनी को लगता है कि भविष्य में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जहां पर उन्हें कैश की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो शेयर होल्डर्स को कैश देना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, इनफैक्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उनके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स हैं, जितने उनके पास शेयर्स हैं, उस रेशियो में न्यू शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर देती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए नए शेयर्स ही बोनस शेयर कहलाते हैं। तो यहां पर जो खास बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि दिस इज नॉट अ डिविडेंड। ये डिविडेंड के बदले में नहीं है, इन लिeu ऑफ डिविडेंड नहीं है। ये कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है वो अपने शेयर होल्डर्स को में जो है कलेक्टिवली बांटा गया है एज बोनस, और उसमें नगद नहीं दिया जा रहा, उन्हें नए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि कंपनी का कैश कंपनी में ही प्रिजर्व रहे और शेयर होल्डर भी सेटिस्फाई हो जाए, दे हैव गॉट समथिंग। दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के अंदर बेसिकली कंपनी जब कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती तो अपने शेयर होल्डर को बदले में फ्री कॉस्ट के शेयर्स दे देती हैं, न्यू शेयर्स दे देती हैं। और कितनी मात्रा में देती है वो डिपेंड करता है कि उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स कितनी है इस वक्त, और उस एग्जिस्टेंस के हिसाब से ही उनको कुछ नए शेयर्स दे दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। अभी इसके अंदर मैं आपको कुछ बता देता हूं, कुछ गाइडलाइंस हैं हमारे पास, उन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है बोनस शेयर देने के लिए। और वो गाइडलाइंस देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है। नंबर 1, नो वायोलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ फुली, और यू कैन से पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर के बारे में कि वो कन्वर्टिबल होते हैं। इसी प्रकार डिवेंचर भी एक टॉपिक आएगा आने वाले लेक्चर्स में। डिवेंचर भी कन्वर्टिबल होते हैं, कन्वर्टिबल इन द सेंस कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। लेकिन यदि बोनस शेयर के रूप में कंपनी ने नए शेयर्स दे ही दिए हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उसे वायलेट नहीं होना चाहिए अधिकार डिवेंचर होल्डर्स का कि उनको जो कन्वर्ट करवाने का अधिकार प्राप्त हुआ है अपने आप को। कहीं कंपनी ये ना कह दे कि हम तो कन्वर्ट सारे कर चुके हैं, यानी हम तो सारे शेयर्स दे चुके हैं, हमारे पास शेयर्स नहीं है, सॉरी वी कांट कन्वर्ट यू। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका रिजर्व, उनका अधिकार, उनका राइट जो है वो बिल्कुल रिजर्व में रहना चाहिए। उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि अगर वो कम्यूटेबल थे तो उनका अधिकार वैसे का वैसा पड़ा होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देना चाहते हैं बोनस शेयर के रूप में, वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं देंगे। जिस प्रकार हमने पहले भी पढ़ा था सीआरआर का निर्माण किया जाता है, इसी प्रकार ये बोनस जो हम दे रहे हैं हमारे शेयर होल्डर्स को, इसको भी हम लोग फ्री रिजर्व में से ही, इसके लिए भी प्रबंध हम फ्री रिजर्व में से ही करेंगे। और फ्री रिजर्व में आप लोगों ने पढ़ा था वी आर हैविंग सरप्लस, जनरल रिजर्व, एंड एक और वर्ड आ रहा है फ्रेंड्स अब सीआरआर, जिसका निर्माण हमने रिडम्पशन के लिए किया था। यानी कि अगर किसी समय रिडम्पशन भी आ जाए, बोनस शेयर भी आ जाए, तो आप रिडम्पशन करने के लिए सीआरआर खोलेंगे और इस सीआरआर का प्रयोग बोनस शेयर देने के लिए कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम, डीआरआर,
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, दोनों ही है, यानी दो बार मैं DRR लिख सकता हूं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने। इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं बोनस शेयर्स देने में, परंतु इसमें भी कुछ शर्तें हैं जो मैं अभी आपको एक दो पॉइंट के बाद और बताता हूं। ये मैंने यहां लिख दी हैं, ये सारे आपके फ्री रिजर्व्स देंगे जिसमें से आप बोनस शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार कैपिटल रिजर्व का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड। इसी प्रकार इसमें देखिएगा, आप जब एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं तो प्रॉफिट जनरेट होता है। ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, उसका भी प्रयोग आप नहीं कर सकते। कैन नॉट यूज, कैन नॉट बी यूज, कैन नॉट बी यूज। तो कैपिटल रिजर्व या किसी और तरीके से कमाया गया लाभ, स्पेशली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से, उस लाभ का प्रयोग आप नहीं कर सकते बोनस शेयर देने के लिए। इसी प्रकार जैसे मैंने पहली लाइन में बोला, इट इज नॉट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की जगह पे हम बोनस शेयर नहीं दे रहे। बोनस शेयर एक अलग ही जो तरीका है शेयर होल्डर को उनके इन्वेस्टमेंट के बदले में उन्हें इनाम देने का, उन्हें सम्मान देने का, उनकी लॉयल्टी के बदले में उन्हें रिवॉर्ड देने का। दिस इज नॉट ए डिविडेंड, दिस इज नॉट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, दिस इज बोनस शेयर, उससे टोटली डिफरेंट है। इसी प्रकार जब भी आप बोनस शेयर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, जितने उनके पास है, तो ध्यान दीजिए वो फुली पेड होने चाहिए। आप पार्टली पेड शेयर्स को बोनस नहीं दे सकते। कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर टू पार्टली पेड अप शेयर्स, उनको आप बोनस शेयर्स नहीं दे सकते। दिस इज अनदर पॉइंट, हमें पहले शेयर्स को फुली पेड करना होगा। इसी प्रकार कंपनी को एक डिक्लेरेशन करनी होगी कि कंपनी इज नॉट ए डिफॉल्टर इन पेमेंट, कि भाई कंपनी अपने जो भी लोन वगैरह है उसका भुगतान कर सकती है, कंपनी डिफॉल्टर नहीं हुई है। ये उन्हें टर्म है, उनके पास एक शर्त है, कंडीशन है कि उन्हें इस तरीके का डिक्लेरेशन जमा करवाना होगा। विद इन 6 months बोनस शेयर इश्यू हो जाने चाहिए। जिस दिन भी आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमें बोनस शेयर इश्यू करने हैं, आपको डायरेक्टर से परमिशन मिल चुकी है, डायरेक्टर्स ने मीटिंग में परमिशन दे दी है, तब आप उसके अंदर अगले 6 महीने के अंदर बोनस शेयर इश्यू कर देंगे। इसी प्रकार बोनस शेयर के साथ साथ जो आपने ये डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसाइड कर लिया है कि भी हम इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको एक खास बात जो शायद सबसे पहले पॉइंट पे भी हम लिख सकते हैं वो ये है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको इस चीज की परमिशन देती हो। परमिशन नहीं दे रहे हैं, अभी कोई बात नहीं हुई है, तो आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, हर काम के लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये रिडम्पशन वाला स्टेप उठा सकते हैं। और इसमें एक और खास बात आ रही है फ्रेंड्स, एंड इट्स वेरी गुड एक्चुअली, अगर बोनस शेयर इशू करने से सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, क्योंकि आपको ये पता है कि ऑथराइज्ड जो वर्ड होता है वो मैक्सिमम आप इशू कर सकते हैं, पर बोनस शेयर देने से अगर सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल एक्सीड हो जाए, बढ़ जाए ऑथराइज्ड कैपिटल से, ऐसा हो सकता है, संभावना है। अभी 1 करोड़ के शेयर बेच सकते थे, 70 लाख के आपने पहले दे रखे थे, आपने 35 लाख के शेयर और दे दिए, तो ये तो 1 करोड़ 5 लाख हो गया। ऑथराइज कितना है? 1 करोड़ का। तो अभी आपको एक मीटिंग में बुलाकर एक रिजोल्यूशन पास करना होगा कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, तब आपका ये काम हो जाएगा। तो दीज आर सम गाइडलाइंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू कैन इशू द बोनस शेयर्स। तो हमें बोनस शेयर इशू करने से पहले इन सारी गाइडलाइंस का प्रॉपर्ली ध्यान रखना ही रखना है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बाद मैं आपको अभी बताता हूं कि ये सब करने से फायदा क्या होता है, बोनस शेयर को इशू करने के फायदे क्या है। मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर रहा हूं फ्रेंड्स, और एडवांटेज हम लेंगे दो पार्टीज के लिए। उसमें जो 2 पार्टीज हैं, एक तो है हमारी कंपनी खुद और दूसरा है हमारे शेयर होल्डर की। एडवांटेजेस जो हैं
वो बेसिकली वी आर गोइंग टू सी एडवांटेजेस होने वाले हैं, एक तो कंपनी को और दूसरे नंबर पे होने वाले हैं शेयर होल्डर्स को। तो ये एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी को क्या फायदा होने वाला है। कंपनी के पास जो सबसे पहला फायदा है वो ये है क्योंकि इन्होंने कैश तो देना ही नहीं है, शेयर्स देने हैं, तो नो एडवर्स इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी। कैश इन हैंड वाली पोजीशन है जिसको वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, वर्किंग कैपिटल या लिक्विडिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा बिकॉज इन्होंने कैश नहीं देना, इन्होंने शेयर्स देने हैं, तो इनका लिक्विडिटी प्रभावित नहीं होगा। इसी प्रकार क्योंकि शेयर्स की संख्या बढ़ गई है, भविष्य में जब कंपनी ज्यादा लाभ कमाती है तो इन्हें हाई रेट ऑफ डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ हाई रेट ऑफ डिविडेंड। हाई रेट ऑफ डिविडेंड क्यों दिया जाता है? अगर कंपनी को फायदा होता है तो शेयर होल्डर भी चाहते हैं कि उन्हें डिविडेंड मिले, पर अब क्या है कि शेयर होल्डर के पास शेयर्स की संख्या बढ़ गई है, तो जो डिविडेंड का रेट था वही डिविडेंड का रेट रखा जा सकता है और अब शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। क्यों? पहले मान लीजिए 1000 शेयर पे मिलता था, अब किसी शेयर होल्डर के पास 1500 शेयर है, अब वही डिविडेंड का रेट अब उसको 1000 की बजाय 1500 शेयर्स पे मिलेगा, तो उसके बाद डिविडेंड तो बढ़ ही गया। ऐसी स्थिति में कंपनी को हाई रेट ऑफ डिविडेंड देने की या डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि कंपनी के शेयर मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं तो कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है, उसकी जो साख क्षमता होती है, उधार लेने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है मार्केट में, इजीली लोन्स अवेलेबल हो जाते हैं और एक गुड फेथ जनरेट हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको कोई लिक्विडिटी पे असर नहीं पड़ेगा, डिविडेंड ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा देने मतलब हाई रेट देने की जरूरत नहीं है, और उसकी साख क्षमता बढ़ जाती है। और शेयर होल्डर के लिए क्या फायदा है देखिएगा फ्रेंड्स, शेयर होल्डर को कल को भविष्य में पैसों की जरूरत है तो वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं अपने शेयर्स को, डिस्पोज ऑफ मतलब सेल कर सकते हैं, अपने शेयर्स को बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ कंपनीज की गुडविल बहुत अच्छी होती है और बोनस शेयर भी कोई आम कंपनी नहीं देती होती, अच्छी कंपनियां बोनस शेयर देती हैं। अब ऐसे बोनस शेयर के रेट बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट में, लोगों को मिलते नहीं है और इनको मिल रहा है शेयर होल्डर को, तो इनका एक पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, कंपनी के प्रति लॉयल्टी इंक्रीज हो जाती है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, ओनरशिप बढ़ जाती है। किस प्रकार से बढ़ जाती है? क्योंकि अब उनके पास शेयर की संख्या ज्यादा है। इसी में एक और चीज देखिएगा, अगर इनको कैश डिविडेंड मिले तो कैश डिविडेंड पे टैक्स रेट ज्यादा है, टैक्स रेट ज्यादा है, लेकिन जो ये शेयर्स मिले हैं अगर इन शेयर्स को सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया जाए, बेच दिया जाए, तो बेचने से उन्हें कैपिटल गेन होगा। ये थोड़ा टैक्स का एक टॉपिक है फ्रेंड्स। कैपिटल गेन पे कंपैरेटिवली, डिविडेंड से कंपैरेटिवली लेस टैक्स रेट है, तो उनको ये भी बेनिफिट हो जाता है। तो क्या फायदा होता है मैंने, जैसे अपने शेयर बेचकर कभी पैसे ले सकते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, ओनरशिप बढ़ जाती है। अगर उन्हें कैश डिविडेंड मिले जो कि अब नहीं मिल रहा है, वैसे ये डिविडेंड नहीं है, बोनस शेयर इज नॉट ए डिविडेंड, पर ये बताया जा रहा है कि अगर उन्हें कैश मिलता है तो वो कैश डिविडेंड के रूप में मिलता है, वहां पर टैक्स का रेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू शेयर्स को मार्केट में बेचने से होने वाले कैपिटल गेन पे लगने वाले टैक्स से। मतलब कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जो टैक्स की अलग अलग दरें हैं। जब आप टैक्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बातें क्लियर होंगी कि कैपिटल गेन पे जो टैक्स दिया जाता है दैट इज कंपैरेटिवली लेस देन द टैक्स रेट दैट इज पेड ऑन कैश डिविडेंड। तो ये उसमें कुछ फायदे हैं फ्रेंड्स। और इसी प्रकार इसके अंदर हम एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके पास शेयर्स की संख्या बढ़ गई है तो भविष्य में इनको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। ज्यादा क्यों मिलेगा? शेयर्स की संख्या बढ़ गई है तो डिविडेंड का मात्रा भी ज्यादा हो जाएगी। दीज आर सम बेनिफिट्स टू द कंपनी टू द शेयर होल्डर। इतने सारे फायदों के होते होते भी कुछ कमियां भी होगी, डेफिनेटली कुछ कमियां होंगी, दे आर नोन एज डिसएडवांटेजेस। और उसमें देख लीजिएगा क्या है कि क्योंकि मार्केट में शेयर्स की सप्लाई बढ़ती जा रही है और शेयर्स की सप्लाई बढ़ने से नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस के ऊपर, और हम ये कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस में ड्रास्टिक फॉल इन मार्केट प्राइस,
बिकॉज सप्लाई बढ़ गई ना, और आपको ये इकोनॉमिक्स का रूल पता होगा कि अगर सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड उतनी ना हो, कंपनी उतना प्रॉफिट ना कमा रही हो, तो कंपनी की गुडविल पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और उसके शेयर्स हाई जाने की बजाय उसके शेयर्स की रेट डाउन हो सकते हैं। एक और देखिएगा, कंपनी ने शेयर कैपिटल बढ़ाई है, प्रॉफिट्स नहीं बढ़े हैं उसके। शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट बढ़ गए हैं, मींस दिस इज यानी बोनस शेयर डजंट मीन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये मान लेना कि शेयर बढ़ गए हैं, आपको डिविडेंड ही ज्यादा मिल जाएगा, अभी तो हमने मान लिया ना फायदा, इसमें नुकसान बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि डिविडेंड तो तब मिलेगा ना आपको ज्यादा जब कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी। अगर प्रॉफिट कमानी है तो उसके लिए और तरीके बहुत है। शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, तो इसका डजंट मीन कि इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है शेयर होल्डर्स के ऊपर, और एक जो उनकी उम्मीदें बन रही है वो उम्मीदें बिल्कुल धराशायी हो सकती है, गिर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें जरूरी नहीं है कि डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, बल्कि हम ये कह सकते हैं डिक्रीज इन रेट ऑफ डिविडेंड। ये जरूर हो सकता है कि डिविडेंड का रेट डाउन हो जाए। और इसी प्रकार फ्रेंड्स एक और देखिए, कमिंग इंक्रीज इन स्पेकुलेशन डीलिंग, स्पेकुलेटिव डीलिंग, क्योंकि मार्केट में शेयर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और जब कंपनी के शेयर्स ज्यादा आने लग जाए, एक प्रकार से मार्केट में जिसको हम बोलते हैं सट्टाबाजी, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है, मार्केट में रेट्स में उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं, और ये कंपनी के लिए, हमारे शेयर मार्केट के लिए, किसी भी स्थिति में किसी भी इन्वेस्टर के लिए इसको अच्छा नहीं माना जा सकता। तो दीज आर सम डिसएडवांटेज ऑफ द बोनस शेयर। एनी हाउ, जो मेन टॉपिक मैंने आपको बताया बोनस शेयर में थ्योरी के अंदर है, और वो मैंने आपको बताया कि बोनस शेयर दिया जा सकता है जब कंपनी के पास पैसा कम है, लेकिन उसे अपने शेयर होल्डर्स को देना है, तब उस स्थिति में वो उन्हें नगद ना देकर एक्स्ट्रा शेयर दे देते हैं। और वो एक्स्ट्रा शेयर की मात्रा कितनी होगी? वो एक्स्ट्रा शेयर की मात्रा जितने उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स हैं उसकी के हिसाब से वो उनको देंगे किसी रेशियो के अंदर, और तब जो उनको शेयर्स मिलेंगे दे आर कॉल्ड बोनस शेयर, और बोनस शेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। लेकिन उसमें एक दो बात खास ध्यान रखनी है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कि नंबर एक, आप केवल उन्हें ही बोनस शेयर देंगे जो फुली पेड होंगे शेयर्स, यानी आपको पहले उन्हें फुली पेड करना होगा। एंड पॉइंट नंबर 2, आप लोगों ने जो ध्यान रखना है, बोनस शेयर्स भी सीआरआर की भांति आपको फ्री रिजर्व में से देने हैं। तो हम जो एंट्रीज करेंगे, जनरल एंट्रीज जो हम करेंगे, वो आप थोड़ा सा देखिएगा, वेरी इजी टॉपिक ना हो। आज मेरी कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर में मैं आपको 3 सम एटलीस्ट करवाऊं, जिसमें बोनस शेयर का एक सम हो, बोनस और रिडम्पशन से रिलेटेड भी दो सम आपके पास हो। सबसे पहले आप फ्री रिजर्व से, फ्री रिजर्व कोई भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, सीआरआर। अब सीआरआर का निर्माण कब होता है? जब आपने रिडीम करना हो। सिक्योरिटी प्रीमियम भी इवन टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, हम बोनस इस प्रकार से ड्यू करेंगे। हमने बोनस को ड्यू कर दिया। यहां पर एक खास बात याद रखनी है, जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक वो पार्टली पेड है आप उनको फुली पेड, आप उनको बोनस इश्यू नहीं करेंगे, यानी आपको पहले उन्हें फुली पेड बनाना होगा। अब फुली पेड कैसे बनाना है वो ध्यान से दीजिए। फुली पेड की स्थिति में भी हम उनसे पैसे नहीं लेने वाले, बदले में हम उनको बोनस देने वाले। जस्ट लुक एट दिस नाउ, जस्ट सपोज कि 10,000 शेयर्स पर है ऑलरेडी, और उनके पास 10 रुपए का एक था, 8 ही आए हुए हैं, तो पहले हम उन्हें 2 रुपए मंगवाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम शेयर दे रहे हैं, तो यहां पर एक तरीका यह भी है कि पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड बना दो बिना उनसे पैसे लिए। किस प्रकार? जब आप सेकंड कॉल ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब लुक एट दिस नाउ, 2 रुपए के हिसाब से मान लो 1 लाख शेयर है, थोड़ा लाखों में देते हैं इसको, तो 2 लाख रुपए ड्यू हो गए। जब हमें पैसा मिलता तो हम क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल। जब मिलता तो हम ये लिखते 2 लाख। लेकिन क्योंकि ये बोनस शेयर का केस है, हम इसमें इनसे पैसे नहीं लेने वाले,
हम क्या करने वाले हैं कि जो बोनस हमने इनको देना था यहां पे, मान लीजिए कि 5 लाख रुपए बोनस देना था मान लीजिए, और 5 लाख का बोनस में 2 लाख की सेकंड कॉल थी, तो ये बोनस अब यहां डेबिट कर दिया जाएगा कि बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट। देखिए बोनस क्रेडिट हुआ था 5 लाख से, 2 लाख की उसमें सेकंड कॉल थी, तो बैंक से पेमेंट मंगवाने की बजाय उनको बोनस के रूप में दे दिया, एंट्री क्या कर दिया, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर सेकंड कॉल, यानी कि 5 लाख के बोनस में से 2 लाख का बोनस उन्हें सेकंड कॉल का दे दिया गया, और बाकी का जो बोनस रह जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल, उन्हें शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे एट पार एट प्रीमियम और इवन डिस्काउंट भी, व्हाटएवर दे से, व्हाटएवर द क्वेश्चन सेज, हम उस हिसाब से इसको करेंगे। तो पॉइंट इज व्हाट फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने बोनस ड्यू करना है आउट ऑफ दिस फ्री रिजर्व्स, देन गो फॉर द सेकंड कॉल। अगर वो पार्टली पेड है, सेकंड कॉल से पैसे नहीं मंगाने बट बोनस उनको दे दीजिएगा, डिडक्ट हो गया, एंड गो फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विद शेयर कैपिटल। तो ये एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स। अब ये जो वर्ड आया सीआरआर, इसको हमें क्या करना है, इस सीआरआर के लिए हमें जो है रिडम्पशन भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक मेन बात बताना चाहता हूं, ये जो सेकंड कॉल वाला बोनस है, पार्टली पेड वाला बोनस, ये सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम में से नहीं दिया जा सकता। मतलब बोनस 2 प्रकार का हो गया, पार्टली पेड को फुली पेड करना है, नंबर 1 डन। नंबर 2 बचा हुआ जो बोनस है उसको शेयर के रूप में दे दो। अब मान लीजिए कि ये फुली पेड था ही पहले, यानी कि ये पार्टली पेड का कोई इशू नहीं है, फिर सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि बोनस 2 प्रकार का देना है, एक तो पार्टली पेड को फुली पेड करके देना है, और एक आपने नॉर्मल भी बोनस देना है, तो जैसे नॉर्मल बोनस इस केस में 3 लाख है, पार्टली पेड वाला 2 लाख है, तो हमें ये जो बोनस पहले 5 लाख ड्यू किया ना, टोटल 5 लाख ड्यू, हम पार्टली पेड वाला 2 लाख इसमें से ड्यू नहीं करेंगे, हमें अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। ये बातें जो मैंने अभी थ्योरी में आपको बताई है, मैं अभी ये आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, तब आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा एक सम देखिएगा, कंपनी के पास ऑलरेडी 10,000 इक्विटी शेयर है। लो जी, बाई चांस ये सवाल ही पड़ा है, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, 80 पेड है। नंबर 2 जनरल रिजर्व पड़ा है 580 का, सरप्लस पड़ा है 3 लाख रुपए का। कंपनी ने डिसाइड किया कि 20 रुपए के हिसाब से बोनस देखिए 20 रुपए प्रति शेयर बोनस, पार्टली पेड को फुली पेड बनाना है, नंबर 1 बोनस। नंबर 2 बोनस शेयर देना है 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। लो जी फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार का बोनस देना है। तो बोनस नंबर 1 क्या है, 20 रुपए प्रति शेयर, तो 10,000 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए का बोनस तो 1 हो गया। नंबर 2 2 शेयर के बदले में 1 शेयर, तो 10,000 के बदले में 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100, 5 लाख ड्यू हो गया। तो टोटल बोनस कितना हो गया, 7 लाख। पहले हम ये 7 लाख ड्यू करेंगे, किस में से ड्यू करेंगे, जनरल रिजर्व और सरप्लस में से। और इसने भी जनरल रिजर्व में भी क्या कहा है, सारे का सारा जनरल रिजर्व यूज करना है, कहता है 5,80,000 और कुछ हिस्सा सरप्लस का यूज करना है 1,20,000। सरप्लस डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, कितने रुपए हो गए, 7 लाख हो गया जी ड्यू। सेकंड कॉल मांग लीजिए 2 लाख की, लेकिन 2 लाख नगद नहीं ले रहे, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर सेकंड कॉल, और बाकी का 5 लाख रुपए आप शेयर कैपिटल के रूप में दे दीजिए एट पार। 10 रुपीज का एक शेयर है, यानी 50,000 शेयर्स आपने नए इशू कर दिए एट द रेट ऑफ 10। तो इस सवाल में क्या था, इस सवाल में जो ये पार्टली पेड वाला हमने बोनस दिया ना जी 20 रुपए, ये हमने जनरल रिजर्व और सरप्लस में से दे दिया। हमने इसके लिए कोई सीआरआर या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं किया, क्योंकि हमारे पास था भी नहीं। लेकिन अगर हो तो हमें कैसे करना है, उसके लिए भी मैं तुम्हें बताता हूं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जितना भी बोनस है पहले वो ड्यू किया जाएगा, सेकंड कॉल मांगी जाएगी, जिसके पैसे नहीं लेने, और बाकी का बोनस शेयर किया। तो ये आपका आज का पहला सम था। मैं अभी आपको इसी से रिलेटेड और सम बताता हूं, जिसमें आपके और भी डाउट्स जो होंगे सारे क्लियर होंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, एक और सम देखिएगा जिसमें सीआरआर का भी यूज हो। कंपनी ने डिसाइड किया है कि कंपनी 4,000 प्रेफरेंस शेयर
100 रुपए का एक रिडीम करेगी 5% प्रीमियम पे। डन, पहली चीज। नंबर 2, सीआरआर जो इससे आएगा, जितना भी सीआरआर आएगा इससे, उस सीआरआर को कंपनी इक्विटी शेयर्स देगी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस के रूप में 10 रुपए का एक शेयर। केवल ये 2 स्टेटमेंट आपको देगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिडम्पशन का प्रबंध। तो रिडम्पशन के लिए हमें 4 लाख तो एक चाहिए प्लस 5% प्रीमियम 20,000 एक चाहिए। तो हमें रिडम्पशन के लिए 4,20,000 की जरूरत है। तो पहले हम इसका प्रबंध करेंगे। इसका प्रबंध कहां से होगा, ये कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस पड़ा है। तो कल यानी जैसे लास्ट लेक्चर में समझाया था, पहले 20,000 का प्रबंध किया जाएगा। एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये लीजिए फ्रेंड्स, 20,000 रुपए का प्रबंध हो गया पहली एंट्री। एंट्री नंबर 2, अब किसका प्रबंध करेंगे, पहले हम 4 लाख का। किसमें से करेंगे फ्रेंड्स, ये 4 लाख का प्रबंध हम फिर से सरप्लस में से करेंगे। एंट्री क्या होगी, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू सीआर। ये लीजिए फ्रेंड्स, 4 लाख का प्रबंध हो गया। नंबर 3 क्या करेंगे, हम ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसको रिडीम करेंगे 4 लाख। प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट करेंगे कितना, 20,000। टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे देंगे कितना, 4,20,000। डन। अंतिम एंट्री में हम इसके लिए क्या करेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये 4,20,000 का रिडम्पशन हो गया। ये है जी वो सवाल जो हमने अभी पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर किए थे काफी सारे। अब ये जो सीआरआर आया है इसका प्रयोग कहते हैं बोनस देने के लिए करो। और ये बोनस कौन सा है, ये पार्टली पेड वाला नहीं है, ये पूरे का पूरा शेयर्स है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सीआरआर डेबिट 4 लाख टू बोनस टू शेयर होल्डर 4 लाख। कोई सेकंड कॉल वगैरह का चक्कर ही नहीं है। एंट्री क्या करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर 4 लाख टू शेयर कैपिटल 4 लाख। अभी तक 2 सवालों में आपने देखा कि हमने जो भी बोनस दिया है वो बोनस हम लोगों ने सीआरआर वगैरह सब में प्रयोग कर लिया, वो पार्टली पेड का बोनस नहीं। मैं आपको उसके अंदर एक अंतिम सवाल करवा रहा हूं एंड आई होप कि वो भी आपको समझ में आए फ्रेंड्स। कंपनी के पास बैलेंस शीट पड़ी है जिसके अंदर 30,000 प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं, 10 का एक। ये है प्रेफरेंस शेयर आपके। इक्विटी शेयर पड़े आपके 50,000 एट द रेट ऑफ 10। प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है 4.5 लाख। अगेन सेम पॉइंट इज देयर फ्रेंड्स। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 2 रुपए प्रीमियम पे। तो 30,000 इंटू में 10, 3 लाख ये हो गया, और 2 रुपए प्रीमियम का मतलब हो गया 60,000। अब कंपनी ने ये इसमें एक नई चीज जो बताई है कि कंपनी को 2,000 प्रेफरेंस शेयर नॉट ट्रेसेबल है, यानी ये लोग आए ही नहीं पैसे लेने के लिए। ओके, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब हम पहले 60,000 का प्रबंध करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू प्रीमियम, जैसा मैंने अभी भी समझाया था आपको 60,000। फिर हम करेंगे सरप्लस से सीआरआर का निर्माण, कितना रुपए फ्रेंड्स, 3 लाख रुपए, क्योंकि हमें 3 लाख की जरूरत है फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसको रिडीम करेंगे जब, तो एंट्री करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हाउ मच, 3,60,000, 3,60,000। लेकिन जब हम भुगतान करने की बारी आएगी, दिस इज द पॉइंट जिसके लिए मैंने ये सब बताया आपको, टू बैंक, उसमें हम 2,000 शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं देंगे। 2,000 शेयर से कितने बनेंगे, 2 इंटू 10 20,000, और 2 रुपए प्रीमियम 4,000 रुपए को, तो हम 24,000 रुपए नहीं देंगे क्योंकि वो नॉट ट्रेसेबल है, आए नहीं पैसे लेने के लिए। तो हम कितने का भुगतान कर देंगे, 24,000 रुपए लेस करके 3,34,000 रुपए। तो ये जो 3,36,000, तो ये जो 24,000 रुपए बच गए, ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, करंट लायबिलिटी माना जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज के रूप में, कि ये कभी भी हमारे पास पैसे लेने के लिए आ सकते हैं। और फिर से वही बात जो मैंने अभी पिछले सवाल में समझाई थी, इस सीआरआर का प्रयोग आप बोनस देने के लिए कर सकते हैं। सीआरआर में कितने बने, 3 लाख, कहते 3 लाख अगर बोनस देना हो तो शेयर कैपिटल में हम कितने रुपए का बोनस दे देंगे, 3 लाख रुपए। तो ये है कि आपने
किस प्रकार से इन सवालों को करना है फ्रेंड्स। और इसके अंदर आपके पास मैक्सिमम सभी टॉपिक्स अब हो चुके हैं। तो मैं अब आपको इसमें एक छोटी सी बात जो मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूं, मैं उसको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि मैंने अभी भी कहा कि आप CRR का प्रयोग फाइनल गोल के हिसाब से नहीं करेंगे। कंपनी के पास 4 लाख की पेड अप कैपिटल है। पेड अप मतलब जितने पैसे आए हैं, वास्तव में 10 का एक था, 8 ही आए हैं, तो 8 रुपए से डील करेंगे ना इसको, यानी 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक, आए हैं 8 रुपए, तो 2 रुपए देखिए से मंगवा सकते हैं इक्विटी शेयर्स। कंपनी के पास जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए पड़े हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में 4 लाख पड़े हैं, और ऑलरेडी CRR भी पड़ा है 1 लाख। ये आ गया जी वो सवाल जिसके बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। फ्रेंड्स, कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये तो फुली पेड बनाएगा और बोनस शेयर भी देगा 1:2, 1 के बदले में 2 के बदले में 1 शेयर देगा। तो फ्रेंड्स, बोनस देखिएगा 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए का बोनस तो 1 जाना चाहिए। डन। इसी प्रकार शेयर्स कितने हैं? 50,000, 2 के बदले में 1 शेयर, तो 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, 2.5 लाख रुपए का बोनस 1 जाना चाहिए, तो टोटल बोनस जाएगा 3.5 लाख। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये बोनस 3.5 लाख का हम ड्यू करेंगे, लेकिन यहां पर जो खास बात है कि ये फाइनल कॉल वाला बोनस है, इसको CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम में से नहीं लेंगे। ये वाला बोनस केवल सरप्लस और जनरल रिजर्व में से लिया जा सकता है, और जो ये फुली पेड शेयर वाला है ये किसी में से भी लिया जा सकता है। तो पहले हम ये वाला बोनस ड्यू करेंगे 1 लाख का। क्या एंट्री करेंगे? ये बोनस हम ड्यू करेंगे जनरल रिजर्व में से। हम लिखेंगे जनरल रिजर्व में 1 लाख तो बोनस टू शेयर होल्डर 1 लाख। फिर हम करेंगे शेयर सेट। तो मैं इसमें साफ क्या क्या करूंगा, ना तो मुझे सरप्लस की जरूरत है, ना CRR की, और ना सिक्योरिटी प्रीमियम की। फिर मैं सेकंड कॉल मांगूंगा कितने रुपए की? 1 लाख, 1 लाख, और ये बोनस दे दूंगा 1 लाख, 1 लाख। लुक एट दिस नाउ, ये जो 3 एंट्री मैंने करवाई है आपको, ये केवल जनरल रिजर्व में से हुई है। किस चीज की हुई है? बोनस देने की, 1 लाख का बोनस देने की। लेकिन अगर मुझे ये वाला बोनस देना है, इसके लिए मैं किसी का भी प्रयोग कर सकता हूं। हमारे पास जनरल रिजर्व भी पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, CRR भी पड़ा है। मैं सारा CRR यूज कर सकता हूं 1 लाख, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं 1.5 लाख, क्योंकि टोटल 2.5 लाख देना ना बोनस। ये दोनों मैंने इसमें यूज नहीं किए, इसमें यूज कर सकता हूं। और एंट्री क्या करूंगा? टू बोनस टू शेयर होल्डर 2.5 लाख, और अंतिम एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि बोनस शेयर के अंदर आप किस प्रकार से डील करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम CRR का प्रयोग कैसे किया जाएगा। ये टॉपिक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का खत्म हो गया है। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर, ये टॉपिक जिसमें रिडम्पशन और बोनस दोनों आ चुके हैं, खत्म हो चुका है। आई होप आपको पिछले लेक्चर्स की बातें ये भी अच्छा लगे, समझ भी आए, पसंद भी आए। मैं अगले लेक्चर में डिवेंचर्स के साथ आपको कुछ लेक्चर्स तैयार करके दूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।